Hello students, welcome again to Biogenius Biology classes by हरिमाला शर्मा। Students, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे 12th क्लास के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में और उसमें हमने म्यूटेशन टॉपिक जो था कंप्लीट किया था और आज उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। इट मीन्स मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो फर्स्टली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर। फर्स्टली तो हमें ये समझना होगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, वो डिसऑर्डर जो फर्स्टली किसी म्यूटेशन की वजह से हो गए हैं। इट मीन्स जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक म्यूटेटेड जीन है और उसके बाद एक डिसऑर्डर जो है उसकी बॉडी में जो है डेवलप हो चुका है और आगे उसका जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के, उनके अकॉर्डिंग फर्दर उनका क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ऐसे सभी डिसऑर्डर्स जो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट उनका जो इनहेरिटेंस है वो मेंडल के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ऐसे सभी डिसऑर्डर्स को हम क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक, हम इनको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में यदि हम देखते हैं तो हमें 1 बाय 1 इन डिजीज के नेम मिलते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। ठीक, इसके अलावा आपके हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, देन 3 टाइप्स के सिंड्रोम्स। लेकिन इजीनेस के लिए हम इसको 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, सेकंड वन इज द सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स एंड थर्ड वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो है 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं और उनमें से जो 22 पेयर्स होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं एंड जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, इट मीन्स 23rd पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोसोम बोलते हैं। ठीक, तो ऑटोसोम जो हैं उनके साथ में अटैच होकर के जिन डिजीज के जीन जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे सभी डिसऑर्डर किसमें आते हैं, ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर। इट मीन्स ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनके जीन ऑटोसोम्स के साथ में अटैच होकर के 1 to नेक्स्ट जनरेशन क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। विच डिजीज, सिकल सेल एनीमिया। ये जो डिजीज है ये बेसिकली आरबीसी की शेप में चेंज होने की वजह से हो रही है। देखिए, नॉर्मल आरबीसी जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो आरबीसी है वो राउंड शेप की है, ठीक है ना, डिस्क शेप है। और लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के पर्सन में आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाती है। इट मीन्स उसकी शेप क्या हो रही है, टोटली चेंज हो रही है। अब हो क्यों रही है ये डिजीज, ये जो डिजीज है बेसिकली एक जीन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, जीन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रही है। यानी कि एक पर्टिकुलर जीन जिसका काम था नॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन करना, उस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, यानी कि उसके एक न्यूक्लियोटाइड में क्या आ गया, चेंज आ गया, जिसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोटीन बन रही है वो क्या हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई। तो किसकी वजह से हो रही है ये, जीन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रही है। फर्स्टली डिस्कवर किसने किया, अमेरिकन डॉक्टर जेम्स बी हेरिक। इन्होंने फर्स्टली इसको डिस्कवर किया कि इस तरह से कोई जो डिजीज है वो प्रेजेंट है ह्यूमन बींग्स में। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो नॉर्मल आरबीसी है, ठीक, उसके फॉर्मेशन के लिए ये जीन है GAG। इट मीन्स जो है ग्वानोसिन, एडेनिन एंड ग्वानोसिन। ये एक आपको डीएनए का सेगमेंट शो कर रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ये क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट शो कर रखा है
और ये वो जीन है जो नॉर्मल आरबीसी के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल आरबीसी के लिए जो जीन होती है वो होती है HbA। तो ये HbA जीन नॉर्मल आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। और प्रोटीन सिंथेसिस जो मैकेनिज्म है, तो जीन से ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए में ये कोड जो है ट्रांसक्रिप्ट हो गया GAG, ठीक। अब इसके बाद ट्रांसलेशन हो रहा है, जो प्रोटीन बन रही है वो इस तरह से आपको शो हो रही है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड्स के जुड़ने से बनी हुई एक चेन। इट मीन्स एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है फर्दर यही कंबाइन होकर के क्या बना रही है, डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स बना रही है। तो फिलहाल ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो ये है 1 to 7 एमिनो एसिड्स जो है ये वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है वेलाइन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक। तो अब इनका एक सीक्वेंस है, यानी कि इस जीन के अंदर जो प्रोटीन बन रही है उसमें 1 से लेकर के 7 तक ये पोजीशन फिक्स है। बट इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन, जीन या पॉइंट म्यूटेशन। तो फिलहाल हमने क्या देखा कि जो नॉर्मल पर्सन है उसमें नॉर्मल आरबीसी जो बन रही है उनमें प्रोटीन सीक्वेंस ये है, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया से सफरिंग पर्सन है उसमें जो है जीन कौन सी प्रेजेंट है, HPS, ठीक। अब यहाँ पर जीन या पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको बताया, तो इस एडेनिन के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ गया, थाइमिन। तो ये जीन क्या हो गई, चेंज। और अभी आपको बताया कौन सा म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन। केवल एक जीन के न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो गया, जिससे बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर आप देखें GAG और यहाँ पर क्या है GUG, ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इससे आगे जो प्रोटीन बन रही है, यानी कि DNA का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से आगे ट्रांसलेशन हुआ, तो ये प्रोटीन बन रही है। अभी आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, क्योंकि ये टॉपिक आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो 1 to 7 पोजीशन जो है ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ठीक। अब यहाँ पर ये जो रेड मार्कर से अलग से हाईलाइट किया हुआ है, इट मीन्स 1 to 5 जो सीक्वेंस है वो तो सेम है कि वेलाइन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसिन है, थ्रियोनिन है, प्रोलाइन है। बट ये जो 6 पोजीशन का ग्लूटामिक एसिड था, एबनॉर्मली इसके प्लेस पर क्या जुड़ गया, वेलाइन जुड़ गया, ठीक। और बाकी सभी पोजीशन क्या रही, एज इट इज रही। नाउ द रिजल्ट क्या इज, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है कि ये जो प्रोटीन बनी ये क्या हो गई, इसमें सीक्वेंस चेंज हो गया। तो अब जो आरबीसी बननी थी राउंड शेप की, उन आरबीसी की शेप क्या हो गई, सिकल शेप हो गई। क्या हो गई, सिकल शेप हो गई। अब ये जो आरबीसी हैं ये क्या करेंगी, ये उतने हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर पाएंगी जितने की राउंड शेप्ड आरबीसी जो है वो करती हैं। तो ये क्या है, आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया। क्या पढ़ा है, सिकल सेल एनीमिया। और एक चीज़ हमें यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि ये जो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर हम किसको कह सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोटीन के बनने में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है उसमें जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए जीन है HbA। दूसरा क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया से जो है पीड़ित व्यक्ति है उसमें जो जीन है HbS। ये होमोजाइगस कंडीशन है नॉर्मल जीन की, ये होमोजाइगस कंडीशन है एबनॉर्मल जीन की। लेकिन इस जीनोटाइप वाले जो ये पर्सन होते हैं नॉर्मली ये सर्वाइव नहीं कर पाते और अर्ली या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में या अर्ली जो है चाइल्डहुड स्टेज में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्योंकि क्या है, दोनों ही जीन क्या है, सिकल सेल एनीमिया वाली हैं, S वाली हैं। अब जो पर्सन नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हम कह सकते हैं मिलते हैं, उनमें जो
जीनोटाइप है वो क्या रहता है, HbA-HbS, यानी कि ये इसको इनहेरिट कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट जनरेशन में। और नॉर्मल जो है हल्की फुल्की इनको प्रॉब्लम रहती है एनीमिया से रिलेटेड, लेकिन यदि ऐसे पर्सन कहीं हिली एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, उनको कहीं ना कहीं एनीमिक प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आएंगी। तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, ऑटोसोम लिंक्ड एक डिसऑर्डर पढ़ा, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। अब आगे हम नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, विच इज द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज अगेन अ ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। ठीक, कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर। अब इस टर्म का पहले आप मीनिंग समझेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर एक्चुअली होती क्या है। देखिए यहाँ पर टू टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स को। एक तो रिसेसिव टाइप और दूसरे क्या होते हैं, डोमिनेंट टाइप। डोमिनेंट टाइप वो होते हैं कि जिनमें डिजीज कॉज करने के लिए केवल एक सिंगल जीन की कॉपी ही सफिशिएंट है। यदि किसी पर्सन में एक जीन भी प्रेजेंट है तो वो पर्सन डिजीज्ड होगा, उसमें कैरियर की कंडीशन नहीं है, ठीक है। और जबकि जो रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं या रिसेसिव कोई भी डिजीज है, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, ये भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज ही है। थैलेसीमिया है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज ही है। तो रिसेसिव से मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिजीज कॉज करने के लिए जीन की दो कॉपी क्या है, जरूरी होती है, ठीक है ना। यदि एक सिंगल जीन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, जस्ट ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज। लेकिन यदि दोनों ही जीन प्रेजेंट है तब वो क्या होगा, पर्सन डिजीज। और इस डिजीज को ऑलवेज जो है, जो फीमेल है वो भी ट्रांसमिट करती है आगे जनरेशन में, और जो मेल्स हैं यानी कि फादर है वो भी क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक। और ये हमें ध्यान रखना है कि दोनों ही यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इस डिजीज के कैरियर हो सकते हैं। जो पर्सन है, यानी कि अगर हम कहें कि HbS कंडीशन सिकल सेल एनीमिया की कब आएगी, जब दोनों ही पेरेंट क्या होंगे, डिजीज के कैरियर होंगे, तब ये कंडीशन आएगी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम थैलेसीमिया के बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा कि डोमिनेंट वो डिसऑर्डर जिसमें केवल एक सिंगल जीन ही सफिशिएंट है डिजीज कॉज करने के लिए, और रिसेसिव वो जहाँ पर कि जीन की दो कॉपीज क्या है, जरूरी होती हैं उस डिजीज को कॉज करने के लिए। यदि सिंगल कॉपी है तो वो पर्सन क्या होगा, कैरियर होगा उस डिजीज के लिए। तो आगे हमने बात की कि ये होती क्यों है, इट इज कॉज्ड बाय द डिफेक्ट इन Hb सिंथेसिस, यानी कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस से ये क्या है, डिजीज रिलेटेड है। जबकि वहां पर क्या था, RBC की शेप से ये डिजीज रिलेटेड थी, और ये डिजीज किससे रिलेटेड है, Hb के सिंथेसिस से, यानी कि हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में क्या हो रही है, एबनॉर्मेलिटी हो रही है। वहां पर मैंने अभी बताया था कि वो एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम है ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। मैं साथ ही साथ आपको इनमें डिफरेंसेस भी बता रही हूँ। तो थैलेसीमिया क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। अब इसमें हो क्या रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो सिंथेसाइज करती है ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ ग्लोबिन चेन। अब आप ग्लोबिन चेन को समझिए, 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो उसमें हीम कंपाउंड होता है और साथ ही साथ 4 चेन होती हैं किस चीज़ की, ग्लोबिन प्रोटीन की, जिसमें से 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ध्यान रखिएगा कि 4 चेन्स प्रेजेंट हैं किस चीज़ की, ग्लोबिन प्रोटीन की, जिसमें से 2 चेन्स होती हैं अल्फा और 2 चेन्स कैसी होती हैं, बीटा। यानी कि 2 अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती है और 2 ही किसकी होती हैं, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की चेन होती हैं। अब अल्फा और बीटा चेन के बेस पर थैलेसीमिया को भी 2 ही टाइप से क्लासिफाई किया गया है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अब सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। ये वो थैलेसीमिया है जिसमें कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी अल्फा चेन क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। क्यों, क्योंकि वहां पर अल्फा ग्लोबिन चेन का जो प्रोडक्शन है या तो वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और या फिर वो क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है।
ठीक, अब ये जो कंट्रोलिंग है कि अल्फा ग्लोबिन चेन के ये जो प्रोटीन है, यानी कि अल्फा ग्लोबिन चेन के फॉर्मेशन के लिए टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी जीन्स? टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं। उन जीन्स का जो नेम है वो है HBA1 एंड HBA2। कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16। देखिए अभी कहा ना कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो कौन से क्रोमोसोम पर है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। कितनी जीन्स हैं? देयर आर 2 जीन्स, विच वन इज द HBA1 एंड HBA2। कैसी हैं? क्लोजली लिंक्ड जीन है, और कहाँ पर है? क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये जीन प्रेजेंट है। वन कम्स फ्रॉम ईच पेरेंट इन एन ऑफस्प्रिंग। अब जीन क्या है? 2, तो इसकी एलील्स कितनी हो गई? 4, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक क्रोमोसोम पर कैसे कैसे जीन प्रेजेंट होती है। तो टोटल एलील्स कितनी हो गई? 4। यानी कि थैलेसीमिया में, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन को प्रोड्यूस करने के लिए जीन 2 हैं और एलील्स कितनी हैं? 4 हैं। ठीक, अब ये एक्चुअली अगर नॉर्मल कंडीशन है तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन आई क्यों? जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा था कि ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, तो इसका जो मेन रीजन है कि म्यूटेशन हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है? डिलीशन हो रहा है। क्योंकि म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक टाइप क्या पढ़ा था? डिलीशन, यानी कि डेफिनेटली क्रोमोसोम का एक सेगमेंट क्या हो रहा है? एब्नॉर्मली डिलीट हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशन। अब डिलीशन हो रहा है किस चीज का? 1 और मोर एलील्स, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं क्या कि इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एलील्स कितनी है? 4। अब डिलीशन में यदि एक एलील डिलीट हो रही है, इधर आप देखें, यदि 1 एलील डिलीट हो रही है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म पर नहीं पड़ेगा, नॉर्मली अपनी लाइफ सर्वाइव करेगा। जो थैलेसीमिया वाली कंडीशन है वो होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, सीवियर कंडीशन नहीं होगी। तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? साइलेंट कैरियर। क्या कहेंगे? साइलेंट कैरियर। इट मीन्स ऐसे जो पर्सन है जिनमें कि एक एलील, इन आउट ऑफ 4 1 एलील इज डिलीटेड, तो सच पर्सन आर कॉल्ड एज साइलेंट और कैरियर। ठीक है ना, हमने उन्हें कहा कि ये साइलेंट कैरियर हैं, ये केवल उस डिजीज को क्या कर रहे हैं? इनहेरिट कर रहे हैं 1 to नेक्स्ट जनरेशन। वेल द 2 एलील्स डिलीटेड, लेकिन यदि डिलीशन हो जाए किसका? 2 एलील्स का, तो क्या हो गया? अल्फा थैलेसीमिया माइनर जो है वो कॉज हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें भी क्या है? माइनर क्यों कहा? कि 2 एलील्स हैं लेकिन अभी 2 और प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से हीमोग्लोबिन का अमाउंट बनेगा, लेकिन 2 नहीं है तो कम बनेगा। तो ये माइनर में इसको क्लासिफाई कर दिया कि दीज आर द पेशेंट्स विच हैव लो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अभी हमने 2 पढ़ा कि आउट ऑफ 4 जो 2 एलील्स हैं वो क्या हो गई? डिलीट। अब इधर आप देखें यहाँ पर कि यदि ऐसा हो जाए कि 3 एलील्स जो है डिलीट हो जाए, ठीक है ना, 1 2 एंड 3 एलील्स क्या हो गई? डिलीट हो गई, जो कि क्या बना रही है? अल्फा ग्लोबिन चेन बना रही है, तो उसको हम कहेंगे HBH डिजीज। ठीक है ना, क्या कहेंगे? HBH डिजीज। और यदि 4 एलील्स कंप्लीटली डिलीट हो जाएं तो उनमें अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया मेजर। क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया मेजर। अब इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि टायर्डनेस रहना, HB की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना। अब इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है? या तो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो कि लगातार खून चढ़ाया जाए, तब ये डिजीज़ क्या हो सकती है? कंट्रोल। लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो है एक इफेक्टिव मेथड है। तो अभी हमने यहाँ पर केवल एक पढ़ा कि अल्फा थैलेसीमिया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बीटा थैलेसीमिया के बारे में। देखिए अभी हमने अल्फा थैलेसीमिया पढ़ा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? बीटा
बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया होता क्या है? वो थैलेसीमिया जिसमें कि जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस्ड हो गया या फिर क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। ठीक है ना। अल्फा थैलेसीमिया में क्या था कि प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट, बट इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया द प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज रिड्यूस्ड और एब्सेंट। अब जैसे वहां पर 2 एलील्स थी, सॉरी 2 जीन्स थी जो उसको कंट्रोल कर रही थी, अब यहां पर क्या है, HBB जीन जो है वो इस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है और एलील्स कितनी हैं, 2 एलील्स हैं। ठीक है ना, कितनी एलील्स हैं, 2 एलील्स हैं। ठीक, अब यदि इन 2 एलील्स में से, ठीक है, कि 1 एलील डिलीट हो जाए, ठीक, यानी कि अभी हमने कहा कि HBB, तो इसमें से एक डिलीट हो जाए, डोमिनेंट जीन जो है 1 क्या हो गई, डिलीट हो गई, बची क्या, 1, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बीटा थैलेसेमिया माइनर। ठीक है, तो क्या किस में क्लासीफाई कर दिया, बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि आउट ऑफ 2 1 एलील एब्सेंट है बट 1 इज स्टिल प्रेजेंट। तो क्या है कि बीटा ग्लोबिन चेन का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो माइनर कंडीशन है। लेकिन व्हेन बोथ द एलील्स डिलीटेड, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसेमिया मेजर। ठीक, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि थैलेसीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक, ब्लड डिसऑर्डर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, कम बन रहा है, तो कई बार हमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं एग्जाम में कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है। तो एक तो आप ये डिफरेंस याद रखें कि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है वहाँ पर आरबीसी की जो शेप है उसमें चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर HB के सिंथेसिस में यानी कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो जीन्स हैं उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी और ये जो है एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जहाँ पर कि ये चीज़ डिटरमाइन कर रही है कि प्रोटीन बनाने वाली जो एलील्स हैं वो कितनी डिलीट हो रही है। 1 डिलीट हुई तो ये कंडीशन, 2 डिलीट हुई तो ये कंडीशन, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पर आपने डिटेल में पढ़ा किसके बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया 2 टाइप से क्लासीफाई है। अल्फा ग्लोबिन चेन रिड्यूस्ड और एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर मैं डिफरेंस बता रही हूँ आपको। इसमें बीटा ग्लोबिन चेन का जो प्रोडक्शन है या तो वो रिड्यूस्ड है या फिर वो एब्सेंट है। यहाँ पर 2 क्लोजली लिंक्ड जीन जो है HbA1 एंड HbA2 जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड है, ठीक है ना, ईच पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 16 पर लोकेटेड है, वो इसको कंट्रोल कर रही है। बट इन केस ऑफ बीटा थैलेसीमिया HBB जीन, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट। ठीक, तो ये आपका थर्ड डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर HBB जीन है और यहाँ पर HbA1 और HbA2 जीन है। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट है और वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 एलील्स हैं, यहाँ पर टोटल 4 एलील्स हैं। ठीक है, और इसको हम अगेन 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं एंड इसको हम अगेन 4 टाइप से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अभी हमने क्या पढ़ा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि वो डिसऑर्डर जिनका इनहेरिटेंस मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंग हो रहा है। फर्स्टली म्यूटेशन से हो रहे हैं एंड देन इनहेरिट कैसे हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉज।
तो अभी हमने केवल और केवल एक ही पढ़ा है, विच वन इज द ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए बायोजीनियस क्लासेस बाय हरिमाला शर्मा।